नमस्ते। दिल्ली में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, यानी कि फरवरी के महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। अ, अगर 2 महीने 3 महीने पहले की स्थिति को अगर आप पूछें तो दिल्ली में यह तय था कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन मामला पूरा उलट गया है। कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस के प्रति मुस्लिम वोट उनके प्रति आकर्षित हुआ है, फिर उनके वापस उनके खेमे में जाता दिखा है पिछले कुछ चुनाव में, उससे यह तय लग रहा है कि दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। और साथ ही उससे भी चौंकाने वाली यह बात है कि दिल्ली के 3 बड़े नेता चुनाव हारने के कगार पर हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, आतिशी जो कि वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और तीसरा नाम जो शिक्षा जगत के सबसे बड़े जिन्हें चेहरा बताया जाता है, जिनके पोस्टरों और बच्चों के साथ जिनकी तस्वीरों को शेयर करके भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शिक्षा में सुधार करने वाला व्यक्ति के तौर पर पेश किया जाता है, मनीष सिसोदिया। यह तीनों चुनाव हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने तो अंतिम समय पर आकर अपनी सीट को बदला है। वो पड़पड़गंज से पहले चुनाव लड़ते थे पिछले साल, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में वो मात्र 3000 से 3200 वोट से जीत पाए थे। अब समझिए कि जिस दिल्ली सरकार का पूरा केंद्र बिंदु शिक्षा में क्रांति को लेकर रहा है, शिक्षा के जनक मनीष सिसोदिया ही चुनावी क्षेत्र में 3200 वोट से लीड कर रहे थे। जबकि पिछले जब चुनाव हुआ था उस समय 2020 में माफ कीजिएगा 2020 में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बड़ी जीत मिली थी। 62 या 63 सीट उन्हें मिला था, 6 या 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को, और 0 पे कांग्रेस रही थी। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। अगर आप अरविंद केजरीवाल के पिछले कुछ दिनों के इंटरव्यूज को आप देख रहे होंगे तो आपको यह लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखला गए हैं। पहले उन्होंने पूरे दिल्ली को लेकर एक भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी पुलिस, उनके अधिकारी वोट काट रहे हैं, जबकि अब अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा तक सीमित हो गए हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रोपोगेंडा चलाया है, हम उसी पे आज बात करेंगे और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कमजोर हुए हैं, और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने से काफी दूर हैं। पहले तो बात करते हैं मनीष सिसोदिया की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पड़पड़गंज सीट जहां से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार यानी कि इस बार चौथी बार शायद वो उस सीट से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। वहां पे अवध ओझा जो ट्यूटर हैं, जिनकी रील्स बहुत वायरल होती हैं, जो राजा बनाने का सपना देखते हैं, उन्हें वहां से टिकट दिया गया है पड़पड़गंज से। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा शिफ्ट किया गया है। जंगपुरा एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उसे सेफ सीट माना था। लेकिन कांग्रेस के लिस्ट आने के बाद अब जो आम आदमी पार्टी है वो बौखला गई है। फरहाद सूरी को कांग्रेस ने वहां से टिकट दिया है। फरहाद सूरी बड़े नेता हैं, बड़े मुस्लिम नेता हैं, उस इलाके में जंगपुरा में उनका अच्छा खासा नाम है। और इस वजह से क्योंकि अगर आप पिछले 2 इलेक्शंस का देखें, 2013 इलेक्शन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो 2 इलेक्शंस अगर हम देखें तो वहां उन दोनों इलेक्शंस में कांग्रेस को नाम मात्र वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें तो किसी सीट पे 2000, किसी सीट पे 3000, किसी सीट पे 1500 ऐसे वोट कांग्रेस को मिल पाया था। और यही कारण रहा था कि अरविंद केजरीवाल बड़ी जीत पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में उन्होंने दर्ज की थी। तो मनीष सिसोदिया वो अपनी सीट छोड़कर भाग चुके हैं। पहले यह भ्रम फैलाया गया कि संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में हैं, वो वहां से लगातार विधायक हैं, वो सीट पॉश इलाका वाली सीट मानी जाती है। वहीं से शीला दीक्षित वहां से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंची थी, फिर बाद में वो मुख्यमंत्री बनी थी। अब अरविंद केजरीवाल वहां पिछले 3 बार से वहां चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार फंस गए हैं।
क्योंकि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वहां से इस बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि संदीप दीक्षित का एज अच्छा है, यानी कांग्रेस की स्थिति पिछले 2 चुनावों से काफी इस बार अच्छी नजर आ रही है। और मजेदार बात यह है कि वहां से प्रवेश वर्मा जो सांसद रह चुके हैं, जिनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनके बेटे प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। यह कंफर्म माना जा रहा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। अभी भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा पूरे क्षेत्र में एक्टिव हैं, पिछले कई महीनों से वो एक्टिव है, वो सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि 2024 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाना था और तभी से वो लगातार नई दिल्ली क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो उस क्षेत्र में जो जनता है वो उनसे काफी नाराज दिख रही है। ये मैंने आपको मोटा मोटा 2 सीट और एक आतिशी के सीट की भी बात हम कर लेते हैं। कालका जी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, पिछली बार वहीं यहीं से जीती थी। माना जा रहा था, जो जानकारी सामने आई है, कि आतिशी को भी शिफ्ट करने की ऐसा प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन कोई सेफ सीट नहीं मिला, इसलिए आतिशी को यहीं से टिकट दिया गया है। अब कांग्रेस की सूची यहां से भी जारी नहीं हुई है, लेकिन भाजपा यहां से एक ऐसे चेहरे को उतार सकती है जिसके बाद आतिशी की हार लगभग पक्की है, और वो है विधूरी जो यहां से सांसद रह चुके हैं। उन्हें भी लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया 2024 में, क्योंकि उन्हें विधानसभा रमेश विधूरी उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाना था। ये लगभग यह तय है कि भाजपा उन्हें इस सीट से उतारेगी और उसके बाद आतिशी का हारना लगभग अब तय माना जा रहा है। तो ये 3 सीट जहां आम आदमी पार्टी की स्थिति दयनीय है, खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। और ये कोई 50-50 वाला रेशियो नहीं है, ये 70 और 30 वाला रेशियो आने वाले दिनों में, क्योंकि 29 तारीख को प्रधानमंत्री खुद एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं दिल्ली में। वो एक तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज माना जा रहा है। तो एक बड़ी रैली, उसके बाद माहौल और बनेगा। अगले महीने में जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकती है। तो ये कुल मिलाकर इन 3 सीटों की बात हुई। अब आते हैं हम पूरे दिल्ली विधानसभा पे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये तीसरी बार 2020 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। 2013 में वो पहली बार सरकार में आए, उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई और भी कई कस्में खाई कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, वो अकेले अपने दम पे चुनाव जीतेंगे और वो अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन 2013 में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। वो फिर कांग्रेस के साथ उन्होंने 40 के करीब दिन की सरकार बनाई। फिर उन्होंने इस्तीफा देकर बहुत अच्छा मूव खेला कि कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही है, और जबकि वो कांग्रेस को गाली देकर ही विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री बने थे। तो फिर उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। फिर उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई दिल्ली में पिछले 10 सालों में, फ्री वाली खासकर, तो उसके बाद लोगों को फ्री खासकर बिजली और 2 चीज़ों को केंद्र में रखा गया, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। और सच बताएं तो दिल्ली में ये दोनों कोलैप्स हो चुका है। शिक्षा का व्यवस्था ये है दिल्ली में कि 11th और 12th में ड्रॉप आउट रेट जो है वो 30% है, और अगर प्राइवेट स्कूल्स में इनरोलमेंट का अगर आप देखें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो वो 40% के करीब है कि उसमें एडमिशन्स ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की असलियत है। बाकी अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो अभी और आंकड़े, क्योंकि दिल्ली में पिछले जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तब से एक नया स्कूल नहीं बना है। जो आप विज्ञापनों में देखते होंगे कि स्विमिंग पूल्स बन गए हैं, क्लासरूम्स बनाए गए हैं, लेकिन नए स्कूल्स एक नहीं बने हैं। और अगर दिल्ली में 30 साल पहले भी चले जाएं तो यहाँ पे कई स्कूलों में स्विमिंग पूल्स हुआ करते थे, और वो समय की मांग है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद, क्योंकि स्विमिंग पूल्स बनवाकर दिल्ली एक विज्ञापन के तौर पर पेश करने के लिए उन्होंने एक ये काम किया, क्योंकि जहाँ पे अगर शिक्षा की स्थिति पे बात करें तो डबल शिफ्ट में यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। टीचर्स की संख्या पूरी नहीं है पूरे स्कूल्स में, जिस वजह से बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। एक शिफ्ट में 70 बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं।
अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या मिल रहा है यहाँ पे। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात हुई, स्वास्थ्य को लेकर मैं आप ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति, दिल्ली में मैं रह रहा हूँ तो इसलिए मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति मुझे अच्छे से पता है। आप स्वाति मालीवाल के पेज पे जाइए, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी पेज पे जाइए, वो लगातार वीडियोस डाल रही हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स की। आपको वो सच्चाई पता चल जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ कितना काम किया है। तो ये दोनों को केंद्र बिंदु बनाकर आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव में एक्टिव रहना चाह रही थी। लेकिन जब भाजपा ने इसका पोल खोलना शुरू कर दिया और साथ में कांग्रेस ने भी, जब इन सब चीजों की पोल पट्टी उनकी खुलने लगी, तब वो आ गए, क्योंकि उन्हें अब हार लगभग लगभग दिखने लगी है। तो उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाने शुरू किया कि दिल्ली में उनके वोटरों का नाम कटवाया जा रहा है, जबकि एलजी के ऑर्डर के हिसाब से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड है, वोटर आईडी, और दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो उनकी खोज खबर के लिए एक ड्राइव चलना था, लेकिन इसे रंग दे दिया गया और संजय सिंह आकर इसे रंग दे दिए कि ये बिहारियों और यूपी के लोगों यानी पूर्वांचली, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का लगभग 30 विधानसभा सीटों पे यहाँ असर है, वो हार और जीत तय करते हैं। इस वजह से क्योंकि संजय सिंह भी यूपी से रहने वाले हैं, तो इस वजह से वो इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे ड्राइव को पूर्वांचलियों के खिलाफ ड्राइव बताया उन्होंने। अब असलियत क्या है सो बताते हैं। दरअसल एलजी के आदेश पर जो ड्राइव शुरू हुआ वो उनके लिए था। अब आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट के लिए पूर्वांचलियों को भड़का रही है, यह तय है, क्योंकि यही पूर्वांचली समाज जब छठ पूजा करता है तो जिस यमुना में आप उस स्थिति को नहीं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि यमुना नदी का पानी जो है वो महकता है, उसमें कोई नहीं कर सकता। तो घाट बनवाया जाता है, पार्क्स में बनवाए जाते हैं और भी जगह। तो जिस घाट पे 50 लोग बहुत मुश्किल से छठ कर सकते हैं, वहां पे 200 से 250 लोग छठ करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं और दिल्ली की स्थिति छठ के समय, क्योंकि एक बिहारी होने के कारण आप कहीं भी रहे दुनिया में, छठ देखने आप जरूर जाते हैं। तो मैं जाता हूं पिछले 3 सालों से, तो वहां पे जो स्थिति अभी बनी हुई है वो दयनीय से भी बदतर है। मतलब दिल्ली में छठ जब होता है, तो छठ पूजा जब होती है तो वहाँ लोग पे लोग चढ़े रहते हैं। लोगों को जब अर्घ उठाया जाता है, अर्घ दिया जाता है, उस समय तक मतलब शाम हो गया फिर भी लोग लाइन में लगे हुए हैं बाहर, घाट पे नहीं बाहर, कि अंदर से लोग निकलेगा फिर हम जाएंगे। तो ये स्थिति है दिल्ली में पूर्वांचलियों के खिलाफ इन आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं, उन काम के नाम पे उन्होंने सिर्फ पैसा बनाया है, और ये लगभग लगभग अब तय हो चुका है, क्योंकि इनके 3 बड़े नेता सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तीनों जमानत पे बाहर हैं और गंभीर आरोप लगे हैं। वो केस कोई बंद नहीं हो गया है या फिर कोर्ट ने उन्हें एकदम जमानत नहीं दे दी है। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये लगभग लगभग तय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जीतते हैं तो कोर्ट ने उन पे किसी भी फाइल पे या फिर सीएम दफ्तर जाने पे रोक लगाई हुई है, किसी भी फाइल पे साइन करने के लिए रोक लगाई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के मन में वो सब भी चीजें चल रही हैं। वो सुनीता केजरीवाल को चुनाव में उतारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन पे परिवारवाद का आरोप लग सकता है। हालांकि नरेश बाल्यान, जिन पे माफियाओं के साथ मिलकर, अपराधियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप है, उनकी पत्नी को जरूर उन्होंने टिकट दिया है। वैसे ही महाबल मिश्रा जो सांसदी लड़े थे, उनके बेटे विधायक हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उन्हें भी टिकट इस बार दिया गया है, तो वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद भी लगभग लगभग ठीक ही है आम आदमी पार्टी में। और इस बार कई ऐसे नेता को टिकट दिया गया है कि कई बाहर से लाकर उन्हें टिकट दिया गया है, और ये बौखलाहट है। अरविंद केजरीवाल रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव जो कि लगभग 5-6 महीने पहले हुआ है,
उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल एक शातिर व्यक्ति हैं। उनकी भाषा को आप देख ले तो वो किसी रोड साइड जब एक चर्चा होती है किसी चाय के दुकान पे तो उसकी जैसी भाषा होती है, उससे भी गंदी भाषा है वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। अब पता नहीं वो दिल्ली की भाषा है, हरियाणा की भाषा है, लेकिन फिर भी दिल्ली में भी मेरे कई दोस्त हैं, तो वो जब अपने बड़ों से बात करते हैं, बड़ों के लिए बात करते हैं, तो उनमें एक सम्मान का भाव होता है। लेकिन इनकी भाषा उसी तरह की है। संजय सिंह की भाषा को ले लीजिए, उसी तरह की है। इन्होंने दिल्ली में पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो खर्च किया है। चुनाव है, 1-2 फ्लाईओवर्स वो बनवा रहे हैं। और सबसे विवाद जो दिल्ली में हो रहा है वो 2 योजना है। एक संजीवनी योजना है, वो लगभग वही कि 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको पैसा देंगे इलाज के लिए। और एक है महिला सम्मान योजना जो लगभग अभी सभी स्टेट में बहुत पॉपुलर हुआ पड़ा है। जिस स्टेट में यह शुरू होता है वहाँ लगभग वो पार्टी जो रहती है वो चुनाव जीतते अभी तक नजर आ रही है। हालांकि इसके कोई डेटा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। तो इन्होंने ये दोनों योजना लॉन्च की। हालांकि इस पे विवाद उठ गया है। संबंधित मंत्रालय ने ही, संबंधित विभाग ने ही एक लेटर जारी किया, एक लेटर इशू किया और ये कहा गया कि सरकार इसके प्रति मतलब इस योजना को लेकर कोई अभी तक गैजेट नहीं जारी की है। इसके अलावा इस योजना को कैसे दिया जाएगा, इसका फंड कितना होगा, ये भी अभी तक सरकार ने नहीं जारी किया है। तो इसके बाद अब इस पे वाद विवाद शुरू हो गया है। और ये सब लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जो बजट है, दिल्ली का जो बजट है वो लॉस में अब जाने लगा है। यहाँ का जो जल विभाग है वो पूरे लॉस में जाने लगा है। और उसके बाद यहाँ दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सके। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में लगभग बहुत करोड़पति अरबपति टाइप के लोग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे, चाहे वो सड़कों की हो या फिर अन्य चीज़ों की हो, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो उस पर पैसा खर्च नहीं हो रहा है। तो यानी जो फ्रीवीज हैं, जिनका सुविधा बहुत कम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत शिकायत है। यहाँ जब आप झुग्गियों में जाएंगे या फिर भी अच्छे खासे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिधर रह रही है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो नाले के जैसा पानी यानी काला पानी यहाँ मिल रहा है। जब उस पर लोगों की नाराजगी हुई तो चुनाव से 1 हफ्ते, मतलब अभी से जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अब से 1 हफ्ते पहले के करीब उन्होंने नल, हर घर में नल से पानी देने का वादा शुरू किया है। हालांकि इससे पहले भी अगर 5 साल पहले जाए तो उन्होंने एक मंच पे पानी पीकर दिखाया था और कहा था अगले 5 साल में हम पानी देंगे। तो कुल मिलाकर जो है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं और ये हर मानक पे दिख रहा है। अगर आप बिजली हो, शिक्षा हो, भले ही आप अच्छे स्कूल्स बनवा रहे हैं, हालांकि नए स्कूल्स और कॉलेज एक भी नहीं बने हैं। और ये क्योंकि अगर कोई उनका सपोर्टर देख रहा है तो उन्हें भी चुनौती है कि आप 5 नए स्कूल्स और 5 नए कॉलेजेस को आप उनका नाम दे दीजिए। जहाँ तक सौंदर्यकरण की बात हुई है तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ एमसीडी का एक स्कूल था। एमसीडी में आम आदमी पार्टी अब आई है, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से दिल्ली रह रहा हूँ तो इस वजह से जानता हूँ कि उस एमसीडी की स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी थी। वो एमसीडी की स्कूल जैसा अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं उस हिसाब की उससे अच्छी स्कूल्स वो थी और वहाँ भाजपा के अंदर एमसीडी थी। तो लगभग यह अंत में लगभग यह तय है कि अरविंद केजरीवाल यह चुनाव लगभग अब हार रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में उतरेंगे तो माहौल और बनेगा। और खासकर जो मुस्लिम्स का वोट है वो आम आदमी पार्टी से बहुत कटने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तरह से पैलेस्टीन, उसके बाद संभल, इन सब जगहों का मुद्दा प्रखरता से उठा रही हैं और संसद में उठा रही हैं, इससे मुस्लिम वोट वापस अब कांग्रेस के खेमे में जाता दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी से ये आम सी बात है कि अब मुस्लिम वोट वो छूटा है। आम आदमी पार्टी से नाराज है मुस्लिम वोट और इसका असर भी आपको विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। और अभी तक जो आकलन मेरा है दिल्ली को लेकर, वहाँ यह है कि 60% है कि बीजेपी सरकार बना रही है और 40% ये है कि शायद दिल्ली में मिली जुली सरकार हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ भी हो जाए अपने दम पे दिल्ली में
सरकार नहीं बना सकते हैं। हालांकि आपका अगर कोई राय हो हमारे लिए तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई राय हो तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। नमस्ते।